दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। और न्यूज कंसेप्ट में आज का मुद्दा, कोई भी बच्चा जो फार्म भरेगा किसी किस्म का, ये जो इस अग्निवीर जो इसके लिए, इन पोस्टों के लिए, ये मजदूर बनने के लिए, ये किसी को नहीं चाहिए। इस अग्निपथ। दोस्तों, अग्निपथ पर अमल हो रहा है। भर्ती का सिलसिला जारी है। सरकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने यह साफ कर दिया कि इस योजना को, अग्निपथ को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी विरोध जारी है। ठीकरा विरोधी दलों पे फोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये भड़का रहे हैं। लेकिन मेरा नजरिया कुछ अलग है, क्योंकि काफी ज्यादा कहा जा चुका है इस योजना पर। सरकार काफी ज्यादा कह चुकी है, सरकार के प्रवक्ता काफी ज्यादा कह चुके हैं, सरकार समर्थक लोग काफी कह चुके हैं, विरोधी काफी कह चुके हैं, पूर्व सैनिक जो हैं, अफसर हैं, वो काफी कुछ कह चुके हैं। विरोध जारी है। कहा जा रहा है कि विरोध आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो शासक हैं, प्रशासक हैं, उनके बीच और आवाम के बीच एक अविश्वास की स्थिति है। नेतृत्व और शासक प्रशासक से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि जो आज शासक प्रशासक हैं, जो आज सरकार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा किरदार बन चुका है हमारे नेतृत्व का, शासकों का, प्रशासकों का, कि जनता विश्वास नहीं करती। और मैं समझता हूं कि ये योजना का विरोध संभवतः इसीलिए हो रहा है कि विश्वास की कमी है। आवाम और शासक प्रशासकों के बीच खाई जो है, समझ की खाई जो है, तारतम्य की जो खाई है, तादात्म्य की खाई जो है, वो बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये योजना शुरू कहां से हुई थी? ये ब्रिटेन से शुरू हुई थी, ब्रिटिश वायुसेना से ये शुरू हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब पायलटों की संख्या जो है वो कम हो गई थी, तो उस वक्त एक निश्चित समय के लिए वायुसेना में युवाओं को शामिल किया गया था, इस शर्त के साथ 2 साल में लगभग 200 घंटे जहाज उड़ाना है। तो अगर हम देखें तो ये योजना अग्निपथ, इसे टूर ऑफ ड्यूटी, मूलतः ये टूर ऑफ ड्यूटी है। टूर ऑफ ड्यूटी लगभग 30 देशों में है और 10 देशों में ये अनिवार्य है। भारत में इसको अग्निपथ कहा गया है और इस योजना के अंतर्गत जो युवा भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा गया है। तो जहां ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, वो देश हैं
ये चीन, इज़राइल, स्वीडन, यूक्रेन, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, मोरक्को, केप बर्दे, चाड और एरित्रिया वगैरह वगैरह, इन देशों में ये सर्विस टूर ऑफ द ड्यूटी हर युवा के लिए, आयु वर्ग अलग अलग हो सकता है, ये जरूरी है। और जो देश यहां ये अनिवार्य नहीं है, उन देशों में भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह, इन देशों में जरूरी नहीं है। भारत और पाकिस्तान में भी जरूरी नहीं है। इन देशों में ये अनिवार्य नहीं है। कुछ देशों में अनिवार्य है, कुछ देशों में अनिवार्य नहीं है। अब हम अपने बुनियादी बात पर आते हैं, बुनियादी मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के सारे देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है तरक्की के हिसाब से। डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। वो देश, एक देश वो हैं जो बिल्कुल भी जिन्होंने तरक्की नहीं की है। एक देश वो है जो तरक्की कर रहे हैं, जिनमें हमारा भारत भी है। और एक देश वो है, एक श्रेणी वो है जो तरक्की कर चुके हैं, डेवलप्ड हैं। जिन देशों की हम बात करते हैं, जो तर्क दिया जाता है कि दूसरे देशों में भी अग्निपथ जैसी टूर ऑफ ड्यूटी है, तो मैं पहले ये बता दूं कि वो ज्यादातर देश डेवलप्ड हैं, वो तरक्की कर चुके हैं। और अब हमें ये देखना होगा कि तरक्की के पैरामीटर्स क्या हैं, तरक्की के पैमाने क्या हैं, तरक्की का और इस योजना का क्या संबंध है। ये चीज हमें देखनी है इस विश्लेषण में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी दलीलें, बाकी बातें इस योजना के ऊपर बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन मेरा जो मसला है वो तरक्की के साथ है, तरक्की के पैरामीटर्स के साथ है। देश का जो हमारा किरदार होता है, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का, शासकों का, प्रशासकों का, देश के कर्णधारों का, नेतृत्व का एक किरदार होता है, और उसी किरदार के मुताबिक लोगों का किरदार भी बनता है। कैसे मूल्य हम लोगों को दे, हमारा जो नेतृत्व है वो कैसे मूल्य स्थापित कर रहा है। तरक्की मूल्यों से भी होती है, सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों से, सड़कों से ही तरक्की नहीं होती। हमें यह समझना पड़ेगा कि एक डेवलप देश, एक प्रगति वाला देश कैसा होता है। एक विकसित राष्ट्र के कुछ लक्षण होते हैं, कोई 14-15 लगभग लक्षण हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने तय किए हैं। लक्षण हैं जिनमें से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव विकास सूचकांक है, राजनीतिक स्थायित्व है, एजुकेशन है, हेल्थ है। ये सारी चीजें, कुछ 14 लक्षण है। अगर हम उन लक्षणों की बात करें तो बात लंबी चली जाएगी। तो एक विकसित राष्ट्र के कुछ लक्षण होते हैं, और एक विकसित राष्ट्र ही अपने देश के नागरिकों को एक अच्छा जीवन दे सकता है। आर्थिक विकास के मुद्दे पे कई छोटे छोटे देश भारत को पिछाड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश। डेली स्टार की एक रिपोर्ट है, थोड़े दिन पहले 28 जून की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी की दौड़ में बांग्लादेश भारत को पिछाड़ रहा है। तो विकास और इस अग्निपथ का संबंध यह है कि योजना ठीक है 4 साल बाद, 4 साल बाद युवाओं को, जनता को यह लग रहा है कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा, हमारी सरकार उनको क्या दे पाएगी। एक आशंका की स्थिति है।
और जब हम विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। अब विकसित राष्ट्र क्या करते हैं? विकसित राष्ट्र जो है वो अपने नागरिकों को क्या देते हैं? वो देते हैं हायर लिविंग स्टैंडर्ड। जो जीवन है लोगों का वो बड़ा उच्च श्रेणी का होता है, अच्छा जीवन स्तर होता है लोगों का, और वहां पे इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थायित्व होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। अब यहां अगर हम भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि मैं समाचार देख रहा था कि जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग के कुछ जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर थे। क्यों हड़ताल पर थे? उनका वेतन थोड़ा है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, उन्हें सरकार की तरफ से कोई गारंटी नहीं, वो अपना भविष्य अंधकारमय समझते हैं। एक विकसित राष्ट्र का भी एक किरदार होता है, निशानियां होती हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार की क्या हालत है। यहां सब इंस्पेक्टर के परीक्षा हुई थी जम्मू कश्मीर में, रोज समाचार आ रहे हैं कि वो जो उनकी जो परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है बड़े पैमाने पर। धांधली का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे उंगलियां उठ रही हैं। तो ये क्या है? ये किसी विकसित देश की निशानी नहीं होती है। विकसित देशों में शासक प्रशासक जो होते हैं और जनता, उनके बीच एक विश्वास का माहौल होता है, लेकिन भारत के अंदर विश्वास का माहौल नहीं है। यही अविश्वास है हमारे युवाओं में कि 4 साल के बाद अगर हम वापस आ गए तो उसके बाद हमारा भविष्य कैसा होगा, कहां हमको नौकरी मिलेगी, कैसी नौकरी मिलेगी, कितना वेतन होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कैसा रहेगा, क्या हम गुजारा कर पाएंगे। 11-12 लाख कोई माने नहीं रखता, कहने को 11-12 लाख, लेकिन हमें यह देखना है कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के महंगाई के इस दौर में 11-12 लाख की कीमत और 4-5-6 साल के बाद 11-12 लाख की क्या कीमत रह जाएगी। महंगाई कहां से कहां है, पैसे की कीमत कम हो रही है। तो ये कुछ आशंकाएं हैं जो युवाओं के मन में आशंकाएं हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति, कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें हमारी सरकार दे पाएगी जब हम वापस आ जाएंगे, कितने वेतन होंगे, कैसे गुजारा होगा। ये सारे जब जमा तफरीक युवा करते हैं, उनके माँ बाप करते हैं, क्योंकि सेना में जाने वाले सारे मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, आम घरों के बच्चे हैं। इस भर्ती में यहां देश की बात है, वहां पेट की बात भी है। तो चलिए रक्षा विशेषज्ञ पी.के. सहगल साहब की बात पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। पी.के. सहगल साहब भी मजबूरी की बात को दोहरा रहे हैं। बेहतरीन फौज को आप एक ऑर्डिनरी फौज बनाने में कन्वर्ट करने जा रहे हो। 4 साल के लिए यूथ आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि बेरोजगारी है, कोई और नौकरी के साधन नहीं है, गवर्नमेंट किसी प्रकार के नौकरी के साधन को नहीं जुटा सकी और 46,000 लोगों को एक ही समय रिक्रूट करने जा रहे हैं, तो लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद में बहुत ही जबरदस्त निराशा छा जाएगी, क्योंकि साफ तौर पे जानता है कि 4 साल के बाद में बिना कोई टर्मिनल बेनिफिट्स के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कागज के टुकड़े दिए जाएंगे सर्टिफिकेशन के लिए। आज का जो सैनिक है, लगभग 55,000 सैनिक जो है हर साल रिटायर होते हैं। वो बड़े सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसके बावजूद उनको सिवाय गार्ड्स के, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की कोई और ड्यूटी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलती, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको नहीं लेगा, और आप पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो नए रिक्रूट को पसंद करेंगी, बजाय उसको जो फौज ने डिस्कार्ड कर दिया है, एयरफोर्स या आर्मी ने डिस्कार्ड कर दिया है। ऐसे में ये जो अग्निवीर हैं, वास्तव में ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में
बदल सकते हैं, क्योंकि इनको बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, इनको बड़ी आसानी से देश के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि उनको साफ तौर पे लगेगा कि हमको आपने इस्तेमाल करके फेंक दिया है। लोग रुचि ले रहे हैं, हाँ रुचि ले रहे हैं, लेकिन पेट की आग भी एक फैक्टर है, एक कारण है, मजबूरी भी एक कारण है। उसे हम रुचि नहीं कह सकते, मजबूरी की रुचि है, पेट की रुचि है। अगर मजबूरी की रुचि ना हो तो नेताओं के, बड़े लोगों के बच्चे फौज में जाएं। वो फौज में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? मजबूरी नहीं है, पेट की आग का सवाल नहीं है, इसलिए नहीं जाते। तो दोस्तों, आज का यही मेरा मकसद था कि एक विकसित राष्ट्र जो है वो अपने नागरिकों को क्या क्या सहूलतें देता है, उनकी जीवन की परिस्थितियों को कैसे सुरक्षित रखता है। और एक विकासशील या डेवलपिंग देश, उसमें कई खामियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, एजुकेशन की कमी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती। इसलिए ही विकसित देशों में टूर ऑफ ड्यूटी जो है योजना, सेना में जाने के लिए वो कामयाब है। लोगों को विश्वास है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल हम सेना में अपना योगदान देके, देश को अपनी सेवाएं देके जब वापस आएंगे तो एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अगर भारत में, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग देश है, विकासशील देश है, कुछ कमियां हैं, किरदार की कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, अविश्वास है, नेता झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, बाद में पूरे नहीं करते हैं, ये सारी चीजें भारत में मायने रखती हैं। अगर ये चीजें ना हो तो कौन इनकार, तो कैसा विरोध? विरोध होना ही नहीं चाहिए। इसलिए विरोध के कुछ ठोस कारण भी हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। जरूरत इस बात की है कि हमारा नेतृत्व, हमारे देश के कर्णधार अपने देश का एक चरित्र निर्माण करें। यहां पे इतने बड़े घपले होते हों, भ्रष्टाचार होता हो, झूठ बोला जाता हो, वहां पे विश्वास पैदा नहीं होता। और विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनमें आवाम और नेतृत्व के बीच विश्वास की एक भावना होती है, और भारत में इसकी कमी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के पनगोत्रा को इजाजत दें। नमस्कार।